वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क भर के अंदर कोरोना के दोबारा बढ़ते हुए केसेस की वजह से तालीमी इदारों की जो मज़ीद बंदिश का फ़ैसला है। NCOC ने मुल्क के इन अज़ला में जहां कोरोना केसेस की तादाद ज़्यादा है वहां पर तमाम तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का फ़ैसला किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब के मुताबिक इस बात का फ़ैसला सूबे खुद करेंगे कि किन अज़ला में इदारे बंद करने हैं और किधर नहीं। 17 अप्रैल को दोबारा इस हवाले से जो वज़रा हैं और वज़ीर सेहत वो NCOC के इजलास में जायज़ा लेंगे। दूसरी तरफ फ़ौरन सूबों से इसका रद्द अमल भी सामने आ गया। सिंध में सईद गनी साहब का कहना है कि सूबे के अंदर फ़िलहाल तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी सिर्फ वहाँ स्कूल्स बंद किए जाएंगे। इसी तरह वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने भी यही कहा है कि सूबे के अंदर फ़िलहाल 50% हाज़िरी के साथ तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। कोरोना के बायस तालीमी सरगर्मियों की जो मज़ीद मुअत्तली है ये कितना बड़ा मसला बन सकता है, इसी हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं शफ़क़त महमूद, वफाकी वज़ीर तालीम। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी शफ़क़त साहब, सर ये बताइएगा कि आपने आज जो ऐलान किया उसमें बहुत ब्रॉड टर्म्स थी कि अगर शरह ज़्यादा होगी तो सूबे खुद फैसला करेंगे। तो सर ये किस तरह डिटर्मिन किया जाएगा कि कहाँ इतने जो पॉजिटिविटी रेशो है वो इतना ज़्यादा है कि स्कूल्स बंद किए जाएं? क्या इंटरनली आपने कोई नंबर्स डिस्कस किए हैं या ये बिल्कुल सूबों पे है कि ना सिर्फ वो फैसला करें बल्कि ये फैसला भी करें कि उनके ख्याल में कहाँ या किस सूबे अज़ला के अंदर जो परसेंटेज है वो इतनी ख़राब है कि बंद करने की ज़रूरत है स्कूल्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में और KP में ऑलरेडी तकरीबन 9 और एक जगह 10 अजला जो थे वहाँ पे स्कूल बंद थे, और इसलिए बंद थे कि वहाँ पे जो पॉजिटिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमने उसको एक्सटेंड कर दिया। वही जो ज़िले हैं वहाँ पे अब बजाय 28 फरवरी को स्कूल जो है वो 28 मार्च के 11 अप्रैल को खुलेंगे। सो वो एक्सटेंशन होगी। तो वो तो ऑलरेडी जो आज फिगर्स नज़र आए उसमें नज़र आ गया कि ये 9-10 अजला पंजाब में और 9-10 अजला KP में ऐसे हैं जहाँ पे बंद करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमने सूबों को कहा कि आप सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें, और अगर आपको नज़र आता है कि कहीं पे सिचुएशन अचानक ख़राब होती है और पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो NCOC की तरफ से और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इजाज़त है कि वहाँ पे आप आगे बढ़ के तो कर दें। तो जितने मेन पॉपुलेशन सेंटर्स हैं वो तो सारे अफेक्टेड हैं पंजाब में और NWFP। कराची में और सिंध में सिचुएशन बेहतर है और इसलिए वहाँ पे वो अभी कोई लॉकडाउन स्कूल बंद नहीं किए जा रहे, लेकिन उनको हमने ये कहा है कि अगर आपको नज़र आता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो आप उसको बंद कर सकते हैं। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के हालात अच्छे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी यही कहा गया है कि जहाँ पे पहले बंद किए थे वो 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे, और अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये एक दो तरफा डिसीजन है। एक तो ये है कि हमने बंदिश जहाँ थी उसको 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, और दूसरा सूबों को और इकाइयों को ये अख्तियार दिया है कि जहां वो महसूस करते हैं कि हालात ख़राब हुए हैं तो बजाय इसके कि एक इंटरप्रोविंशियल मीटिंग हो वो बढ़ के उस पर फैसला कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली क्योंकि सूरत हाल ऐसी आपको ये फैसला करना पड़ा, बट क्या आप ने ये भी सोचा है या इवेंचुअली इसको आप हैंडल कैसे करेंगे? बिकॉज इसका मतलब ये है कि कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, ज़्यादा उन्होंने मुकम्मल कर लिया होगा अपना काम, कुछ पीछे रह जाएंगे। तो एंड ऑफ द ईयर इम्तिहानात के लिए आप इस चैलेंज को किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम तो है, ये कहना कि प्रॉब्लम नहीं है सही नहीं होगा। प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम पंजाब में 36 अजला है तो उसमें 10 अजला में प्रॉब्लम है। KP में भी तकरीबन मेरे ख्याल 32 अजला हैं, वहाँ भी 9 या 10 में ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यकीनन जो इन अजला के बच्चे हैं उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा होंगी, और हमने थोड़ा एग्ज़ाम्स को भी आगे किया है
اسی لیے کیا ہے کہ بچوں کو، اور اگر اللہ کرے ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے، باقی حالات کی وجہ سے اگر انفیکشن ریشوز نیچے جاتے ہیں تو پھر ہم اس 1.5 مہینے میں شاید کافی سارا کورس کور ہو جائے. 9، 10، 11، 12 کو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے کھولا تھا جنوری میں، تو اس لیے ان کو زیادہ ٹائم ملا پڑھنے کا کیونکہ ان کے امتحان ہونے ہیں. اسی طرح ہم نے او لیول، اے لیول کو بھی اجازت دی تھی کہ وہ بھی اسکول جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے امتحان ہونے ہیں. تو دوسرا ہم نے جو آپ کے توسط سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو میں نے آج کہا تھا کہ ہم نے کیمبرج سے بھی بات کی ہے اور ان کو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو ایگزامز ہیں ان کو آگے لے جایا جائے، کیونکہ کچھ امتحانات ان کے اپریل میں شروع ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے دانش میں بہت جلدی ہے. تو ابھی ان سے بات چیت جاری ہے، جب رزلٹ آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. کیا اس ایجوکیشن کے حوالے سے آپ لوگ کو ویکسین پروگرام میں بھی فلیکسیبلٹی پیدا نہیں کر سکتے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ اگر جو اسکول ہیں ان کے اساتذہ یا بچوں کو ویکسینیٹ کر لیں، یا جن اضلاع کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسکولز بند ہیں وہاں ویکسینیشن کیمپین کو تیز کر دیں، یا دیز آر ناٹ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں، ہم تو کیونکہ تعلیم کا میں وزیر ہوں اور ہمارا مینڈیٹ تعلیم ہے، تو اس لیے میں تو بڑے زور و شور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیچر ہو گئے، اسٹوڈنٹس ہو گئے، سٹاف ہو گیا جو اسکولوں میں کام کرتا ہے، ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ پہلے ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں میری اسد عمر سے بات بھی ہوئی ہے. نیچرلی اور بھی پروفیشنز اور باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ اب مختلف ویکسینیشن پروگرامز کو سپورٹ شو کر رہی ہے اور محنت کر رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹس کی اور ان کی بھی باری جلدی آ جائے گی. اور مجھے بڑی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ عید کے آنے تک ہماری پازیٹیوٹی ریشو بھی کم ہو جائیں گے اور بہتری بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ ہم تعلیم کا سلسلہ جو ہے جاری رکھ سکیں گے. سر، تو کیا میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھوں کہ کوئی امید ہے کہ اسکولز کو یا جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس کو پرائیورٹی دی جا سکتی ہے ویکسینیشن کے لیے آنے والے دنوں میں، جب ویکسینیشن کی سپلائی بھی اور آ جائے گی ملک میں؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو سب سے پہلے میں پرائرٹی ان کو دیتا، لیکن یہ فیصلہ اور لوگوں نے کرنا ہے. لیکن نہیں تو آپ نے کہا نا سر کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں، تو میں نے اس حوالے سے پوچھا کہ کیا مطلب کہ این سی او سی میں obviously ڈسکشن تو ہوتا ہوگا کہ تو کیا کوئی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر؟ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں ہم ہیں وزارت تعلیم، اور بطور وزیر تعلیم مجھے تو بڑی دکھ ہوتا ہے جب ہمیں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند کرنی پڑیں. لیکن جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے اس سے لگتا ہے کہ ایک لنک ہے بٹوین اسکول کلوجرز اینڈ انفیکشن. تو اس لیے مجبوری کے تحت کرنا پڑتا ہے. تو طلباء سے بھی میں یہی کہوں گا کہ حوصلہ رکھیں اور گھر میں پڑھائی جاری رکھیں، کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ ایک ایسا زیور ہے جو ہمیشہ رہتا ہے. اچھا سر، ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹیز اور کالجز کتنے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اس فیصلے کے ساتھ کہ کچھ اضلاع کے اندر تعلیم جاری ہے اور کچھ میں نہیں؟ obviously اسکولز بھی ہیں، بٹ کیا یونیورسٹیز کے اوپر کوئی فرق اثر پڑ رہا ہے اس کا؟ نہیں، جس جگہ پہ بندش ہوگی وہاں سارے کے سارے تعلیمی ادارے، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے ڈگری کالجز ہوں، چاہے وہ ٹیوشن سینٹرز ہوں، اکیڈمیز ہوں، سکولز ہوں، وہ سارے کے سارے مدارس ہوں، وہ سارے کے سارے بند رہیں گے. نہیں، آئی نو سر، بٹ اسکول تو دیکھیں نا جیسے ہر جگہ ہوتے ہیں، بٹ یونیورسٹیز تو obviously اب ہر جگہ ہوتی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے افیکٹڈ ایریاز بند کیے ہیں. جہاں دیکھیں، جہاں پہ ریسٹرکشن لگے گی نا، وہ ریسٹرکشن مثلا لاہور ہے، اب لاہور میں ریسٹرکشن لگائی گئی ہے تو جتنی یونیورسٹیز لاہور میں ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اگر کسی شہر میں یونیورسٹی نہیں ہے تو پھر نیچرلی اس کا اثر نہیں ہوگا اس پہ. اگر کوئی ایسا ضلع ہے جہاں پہ انفیکشن ریشو لو ہے تو یونیورسٹی بھی کھلی رہے گی. صحیح. اچھا سر، ویری کوئکلی پولیٹیکل کویسچن ان دی اینڈ. آج ہائی کورٹ کے اندر جو اپوزیشن پی ڈی ایم کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پٹیشن تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی سینٹ چیئرمین الیکشن پہ، وہ ڈسمس ہو گئی ہے. اب حکومت کا اس پہ سے رد عمل دے دیجیے گا. اٹس دا لاسٹ
question of the segment? देखिए जी, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि जो सेनेट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स है उनका ऑब्वियसली लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि जो प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। तो चीफ जस्टिस नसरुल्लाह अतर मुनिल्लाह साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे सब ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के आने वाले दिनों में अब क्या हिकमत अमली होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का, जिसकी जो दो बड़ी जमातें हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि मोरलेस खुले आम एक दूसरे पर तनकीद कर रही हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से लॉन्ग मार्च के साथ साथ असेंबलियों से इस्तीफ़ा देने से इनकार के बाद जो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च है उसको मुलतवी किया गया, और इसके बाद नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है एक दूसरे के ऊपर सियासी इल्ज़ामात जो हैं वो लीडरशिप की तरफ से लगाए गए। इसका आगाज़ जो था वो मरीम नवाज़ साहिबा की एक ट्वीट से हुआ, जिसमें उन्होंने किसी जमात का नाम लिए बगैर ये कहा कि वो जमात, उनकी अपनी जमात यानी कि PMLN को लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, मगर उनको ये भी मालूम है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी दावा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक मुतबादिल तैयार हो रहा है। इसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी नाम लिए बगैर लाहौर के एक सियासी ख़ानदान को माजी में सिलेक्टेड होने का ताना दिया। 16 मार्च को PDM के इजलास के अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है, और ख़ुद नवाज़ लीग क़यादत उनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज ना करने की वजूहात जो है मीडिया पर आकर बता रही है। इस कशीदगी के तनाज़ुर के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी जमात के कारकुनों और दीगर क़यादत को PDM के ख़िलाफ़ बयान देने से रोक दिया है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 12 मार्च को होने वाले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे उसके मामले को एक पिटिशन की सूरत में चैलेंज किया था, मगर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दिया है। PDM अब कहाँ खड़ी है, नवाज़ लीग और PPP क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम खान साहब, नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वफाकी वज़ीर, और हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी कुंडी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अभी ख़बर आई है आज की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आपकी पिटिशन थी सादिक संजरानी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले उसको मुस्तरद कर दिया है। तो सर बताएं कि अब आगे क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? क्या आप अब भी इसको सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे मामले को, या जैसे पहले भी आपकी जमात कहती रही है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे ही मसला हल करना है, नो कॉन्फिडेंस मूव का भी ऑप्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्फ़ा, देखें बिल्कुल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हमने पिटीशन मगर इस पे जो आज हमारे वकला ने उस पर बहस की और उसके बाद जो फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है हमें कहा कि उन्होंने पॉलिटिकल रस्से बताए, जो कि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ें हमारे पास मौजूद है। जैसे उन्होंने नो कॉन्फिडेंस बात की, वहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर भी डिबेट की, जिसका 13 पेजेस फैसले में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे बाकी जमात की तरह अगर हमारे खिलाफ फैसला है हम जाएंगे, हम अपील में जाएंगे, हम डिविजनल बेंच पे जाएंगे, या हम मशावरत कर रहे हैं अपने लॉयर्स के साथ, शायद हम लार्जर बेंच की तरफ जाएं। ये अभी हमारी पार्टी ने इस पे डिसीजन लेना हमारे लॉयर्स के साथ मशावरत की, तो हम डेफिनेटली इसके अपील पे जाएंगे। हमें जो है आज जज साहब ने सिर्फ ये बताया कि आप नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और ये चीज़ हमें ऑलरेडी जो है वो पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हमें पता है कि हमने क्या पार्लियामेंट में पास क्या क्या चीजें। हम हाई कोर्ट गए हैं, हम इसमें जाएंगे, जब हम बिल्कुल यहाँ से हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा फिर तो हमारे पास ऑप्शन है, वो तो हम फिर जाएंगे। कुंडी साहब माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट सर ये हुकूमत का मौकफ था थ्रू आउट कि आपको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा, सेनेट की प्रोसीडिंग्स हैं, बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और बार बार हमें बताया जा रहा था कि सेनेट के इतने साबिक चेयरमैन जो हैं वो इस पिटिशन
कि ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व हैं। तो सर आप लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोर्ट से इस किस्म का जवाब आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे बहुत क्लियर थी, उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि इस तरह का आपको मिलेगा दिस थिंग कि यू नो सेनेट की जो प्रोसीडिंग्स हैं आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। देखिए, हमने हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने हमें कहा कि आप दोबारा इलेक्शन पे भी जा सकते हैं। तो हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि हम दोबारा इलेक्शन में जाओ, हमारे साथ दोबारा ये चीज हो गई, फिर हम किसके पास जाएंगे? फॉरम क्या है हमारे जाने का? तो ये है, हम अपने सारे जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो जमहूरी राइट्स है हम सारे उसको यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने पीडीएम के दोस्तों के पास, अपोजिशन जमातों के पास। अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना चाहेंगे तो फिर हम उनके पास जाएंगे कि हमने अगला स्टेप क्या लेना है। तो हम अपने अपोजिशन जमात के साथ मशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। ये देख लेंगे हम अपने जो लीगल राइट्स हैं वो सारे हम यूज करेंगे, ताकि कोई ऐसी चीज रह ना जाए जिसपे हम कहेंगे जी हम इसमें अपील में भी जाएंगे। फिर फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का भी फोरम है, जो भी हमें अपने लॉयर्स मतलब है कि बताएंगे उस सारों को यूज करके। उसके बाद ये तो हमारे पास अपना राइट है, एनी टाइम हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव कर सकते हैं। वो फिर हम अपने जमातों के साथ बैठ कर उस पर फैसला करें। बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुंडी साहब कह रहे हैं कि अभी भी नो कॉन्फिडेंस मूव का ऑप्शन है, बट सर पीडीएम की जमातें इकट्ठी होंगी तो ये नो कॉन्फिडेंस मूव हो सकेगा। अभी तो आप लोगों का जो अपोजिशन लीडर का मामला है उसके ऊपर भी मसला हल नहीं हो रहा, या कोई उस पर सर प्रोग्रेस ऐसी हुई है? डू यू हैव सम गुड न्यूज़ फॉर अस? पीडीएम इंशाल्लाह इकट्ठी रहेगी और इकट्ठी है। इस किस्म की गुफ्तगू जो हमने देखी जिसे तलखी पैदा हुई है वो एक आर्जी फेज है जो मेरे ख्याल में अब गुजर भी चुकी है और इस पर अब मजीद सर आर्जी फेज था या मरियम नवाज साहिबा या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से शायद कोई तजुर्बे का फुकदान था? नहीं, आप जो भी इसको रंग दे लें, लेकिन जाहिर है ऐसी पार्टियां जो साल एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, नहीं भूलना चाहिए कि 2018 का जो सेनेट का इलेक्शन था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ मिलकर लड़ा था, या जो अभी इस हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के आगाज में जो इलेक्शंस हुए थे सदर के और प्राइम मिनिस्टर के, उसके अंदर भी कुछ हमारी राहें जुदा हुई थी। तो ये सियासी जमातों के जहाँ इत्तेहाद होते हैं इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो असल मकसद है जो पीडीएम ने 20 सितंबर 2020 को अपना जो 27 नुकाती एजेंडा रिलीज किया था उसके ऊपर हम कायम हैं और उस पर पीपल्स पार्टी भी कायम है, जिसका मेन जो पूरा पिलर है वो ये है कि इस मुल्क में जो इदारे हैं उन सबको अपनी आइन की हदूद में रहकर काम करना है और हमें जहां अगर कोई मुदाखलत हो रही है उसको खत्म करना है। उसके लिए हम इकट्ठे हैं और उसमें जहां हिकमत अमली पर भी इख्तलाफात होते हैं, ये लॉन्ग मार्च के ऊपर या इस्तीफों के ऊपर, लेकिन यहाँ सब ऐसी जमातें हैं जिन्होंने तजर्बे भी किए हुए हैं, जो जिन मुदाखलतों खुर्रम साहब, बट लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर आप एक पेज पे आए हैं कि नहीं? बाकी तो सब ठीक है, आप अपने इख्तलाफात जो हैं उनके ऊपर आपके पास वक्त है, बट सर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए तो अब ज्यादा वक्त नहीं है। हमें सिर्फ पीएमएलएन ने अपनी साथी जमातों को, जो पीडीएम में दूसरे लोग भी उस मीटिंग में मौजूद थे जहां ये फैसला हुआ था, तो उसको उन सबको हमने याद कराया है और पीडीएम के जो सरबराह हैं उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बता दिया है। तो मुझे यकीन है कि आइंदा 1-2 दिनों में ये मामला हल हो जाएगा और ऑपोजिशन लीडर जो है वो पीएमएलएन से ही होगा। जी कुंडी साहब, आप अग्री करेंगे खुर्रम साहब से कि ये 1-2 दिन में मामला हल हो जाएगा, और जैसे कि आप लोगों ने पहले इत्तेफाक किया था इस मामले पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा? देखें, मैं खुर्रम साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि 1-2 दिन में मैं समझता हूँ कि पीडीएम के मामला जो है वो उस पर फैसला हो जाएगा। और आज भी अगर आप देखें और मरियम साहिबा की आज एक स्टेटमेंट आई है और कल रात को बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट आई है जिसमें पार्टी के लोगों को मना किया गया कि पीडीएम के हवाले से जो स्पीचेज हैं वो बयानात है वो बने। और मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है लीडर ऑफ द अपोजिशन का,
اور لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لے گی. سر مسئلہ تو بڑا نہیں ہے، بٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ایک قدم پیچھے جائے گی؟ تبھی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا نا. پی ایم ایل این کا ہوگا، چاہے جے یو آئی کا ہوگا، چاہے مینگل صاحب ہوگا، ہم پی ڈی ایم والے آپس میں بیٹھ کے ہم یہ فیصلہ کر لیں گے. اتنی بڑی نہیں، ہماری لڑائی بڑی ہے، یہ اتنی چھوٹی لڑائی پہ ہم جو ہے وہ انصاف نہیں کریں گے. ہم نے ایک بڑا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ پہ جو ہے کنسنٹریٹ نہیں کرنا، تو ہم نے بڑے ٹارگیٹ کی طرف جانا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو ہمارے حکمران جماعتی کچھ دوست بہت 2-3 دن سے خوشیاں منا رہے تھے کہ یہاں پر دیکھیں ہوتی ہیں باتیں، خاندان میں بھی ہوتی ہیں، پارٹیوں میں بھی ہوتی ہیں. ہم نے کہا تھا، ہماری پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی، دور کی طرف سے بھی ایسا نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو معاملات ہیں ہمیں آپس میں کمرے میں میٹنگ میں حل کرنے چاہیے، ہمیں میڈیا کے بات نہیں کرنی چاہیے. اور ہم میڈیا کے ذریعے بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالیں گے، کون کیا ہوگا یہ چیزیں حل ہو جائیں گی. پہلے بھی ہم نے بڑے بڑے جو چیزیں تھیں ہم نے آپس میں بیٹھ کر دلال کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سالو کی اور آگے بھی انشاءاللہ سالو کریں. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں فیصل کریم کنڈی صاحب سے اور خرم دستگیر خان صاحب سے، اور ہم بات کریں اس وقت جو پی ڈی ایم کے اندر کے تعلقات ہیں جو 2 بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز. جی خرم صاحب، آپ اور کنڈی صاحب ہیں تو بہت کانفیڈنٹ کہ پی ڈی ایم ٹوٹے گی نہیں اور آپ لوگ اپنے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کر لیں گے. بٹ سر ایونچولی سوال پھر وہی کھڑا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کون سی جماعت پیچھے ہٹے گی، یا استعفوں کے معاملے پر آپ لوگوں کو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑے گا، یا یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ بات مانیں گے کہ نو کانفیڈنس موو کر لیں. سر کہیں نہ کہیں تو اب کسی نہ کسی کو لچک دکھانی ہوگی نا، کیونکہ صرف اکٹھا رہنا اتحاد کا ضروری نہیں ہے، کوئی ایکشن بھی نظر آنا چاہیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تاریخ میں میثاق جمہوریت بھی ہے جو 2006 میں ہوا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف نے اس پر دستخط کیے تھے. تو ہمارے ہاں جو ایک دوسری تاریخ بھی ہے مقاسمت کی بھی، لیکن اپنے ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی جو تاریخ ہے وہ حالیہ سالوں میں زیادہ مضبوط ہے. بجائے اس کے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں آج وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں 2 ایوانوں میں. وہ فاشسٹ پارٹی کا کرتے تھے ایم کیو ایم کو، وہ بھی ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں جن کے بارے میں میں وہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتا، وہ ان کے آج وزیر داخلہ ہیں. تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جو جمہوری جد و جہد اور اس کے جو سبق ہیں اس کی تاریخ اب زیادہ مضبوط ہے. تو اس سلسلے میں جہاں مجھے یقین ہے کہ دونوں پارٹیاں ایڈجسٹمنٹ کریں گی جہاں ضرورت پڑی اپنی اپنی حکمت عملی میں، تاکہ اس کو آگے اس اتحاد کو آگے لے کر چلا جا سکے. سر یہ بتائیے گا کہ جی معاف کریے آپ بات کاٹ رہی ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے کہ استعفوں کے معاملے میں تو پاکستان مسلم لیگ نواز بھی پوری اکٹھی نہیں ہے، آپ کے بھی جو کئی ممبرز ہیں ان کو بہت تحفظات ہیں اس معاملے پر. جی پہلے میں بات مکمل کر دوں. دیکھیے پی ڈی ایم میں ہمیں نہیں بھولنا، ہم بلوچستان کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. کنڈی صاحب وہی بات کہ استعفوں کے اوپر تو اگر معاملات یا اتفاق نہیں ہوتا جماعتوں کا، تو سر نو کانفیڈنس موو پہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب کے حوالے سے تو بالکل تیار نہیں لگ رہی کہ آپ لوگ سینٹر کے اندر وزیر اعظم صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موو کریں. نمبرز آپ نے دکھا دیے کہ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی شاید اس کے لیے تیار ہو جائے. دیکھیں جب ہم پی ڈی ایم کے پاس ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہمیں استعفے جو ہیں آخری آپشن کے طور پہ استعمال کرنے چاہیے، اور ہمیں اس سے پہلے جو ہے وہ ضمنی الیکشنز جو بھی ہیں وہ لڑنے چاہیے، سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم استعفے بھی دیتے ہیں تو سینٹ کا الیکشن اس کے باوجود بھی ہو جائے گا، ہمارے نہ ہوتے ہوئے بھی ہو جائے گا. تو ہم نے جب ضمنی الیکشن لڑے ہمیں پی ڈی ایم کو میجورٹی وہاں پر سیٹیں پہ جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی. پھر سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ گرانی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے کامیاب ہوئے، اور یہ نو کانفیڈنس تھا وزیر اعظم کے خلاف.
क्योंकि हमने भी पीडीएम के दोस्तों को कहा था, पार्टियों को कहा था कि हमें नो कॉन्फिडेंस की तरफ भी जाना चाहिए। फिर हम पे सवाल हुआ कि हम कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ला सकते हैं। तो अब यूसुफ अजहर गनाई साहब की जीत ने साबित किया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। अब जाओ, आपने बात की जो है अपना पंजाब की या आपने की इस्लामाबाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन की। देखें, जब तक पीडीएम की तमाम जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, क्योंकि हमें एक एक वोट की जरूरत है, और मेन पार्टी क्योंकि अपोजिशन जमात मेन जो है वो अपोजिशन लीडर पंजाब में भी पीएमएलएन का है और मरकज में पीएमएलएन का है, तो जब तक हम तमाम जमातें ऑन बोर्ड नहीं होंगी नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो उस वक्त तक नो कॉन्फिडेंस हम मूव नहीं कर सकते। हम बैठेंगे अपने पीडीएम के दोस्तों के साथ और हम बिल्कुल ये उस पर जो है करेंगे, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो स्पीकर के खिलाफ हो, चाहे वज़ीर आज़म के खिलाफ हो। जब तक हम कंसेंसस पैदा करेंगे, जब तक कंसेंसस पैदा नहीं होंगे, उस वक्त तक हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं कर सकते। तो अपने दोस्तों को जो है वो हम कन्विंस करेंगे कि अगर हमें टास्क दिया जाए तो हम कम से कम इस्लाम मरकज में जो है हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब कर सकते हैं। तो सर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि इस मरकज के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव लाए पंजाब से पहले? हम ये कह रहे हैं कि हम बैठ के मसला हल करें, चाहे हम पंजाब में पहले लेके आए, चाहे हम मरकज में पहले लेके आए, कंसेंसस के साथ जहाँ पर हम सब एग्री होते हैं तो वहाँ पर हमें लेके आना चाहिए। तो हम जब भी हम बैठेंगे इंशाल्लाह हम इस पे डिबेट करेंगे और कंसेंसस के साथ एक जो भी फैसला होगा उसको हम फॉलो करेंगे। और खुर्रम साहब ये बताइएगा सर कि अब अगर 4 अप्रैल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला ये करती है कि उनकी जमात ये फैसला करती है कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने, तो उसके बाद भी हम यही उम्मीद करें कि पीडीएम इकट्ठी रहेगी? क्योंकि पहले तो जिस किस्म के बयानात आ रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से या आपकी जमात की तरफ से, तो लग रहा था कि अगर पीपीपी जो है वो नहीं एक्सेप्ट करती इस ऑप्शन को तो पीडीएम की राहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुदा हो जाएंगी। बट सर क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस फैसले के बावजूद पीडीएम में आप सब इकट्ठे रहेंगे? नहीं, इसमें अलग होने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए कि हमें याद रखना है कि हमारे साथ दूसरे छोटे सूबों की जमातें हैं, बलूचिस्तान की जमातें हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं, मजहबी जमातें सबका एक तरफ, आप सब एक तरफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज द ओनली वन जो बकौल आपके इस्तीफे नहीं देना चाहती। इफ दे स्टिक टू देयर डिसीजन, पीडीएम का क्या रिएक्शन होगा? जी, पीडीएम का रिएक्शन ये होगा कि उस वक्त एक लम्हा था अभी मार्च के आखिर में, उसके बाद चूंकि रमजान फिर अब लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, तो रमजान के बाद और बजट सेशन से पहले एक और विंडो आएगी और हम दोबारा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सियासत में कोई भी बात हतमी नहीं होती। अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है तो हमने उन्हें यह भी कहा है कि अब सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दें, सूबाई असेंबलियों से भी इस्तीफे देने का मामला हम मौखर कर सकते हैं। तो ये चूंकि डिस्कशन जो है सारी की सारी, वो जो मकसद है हमारा वो एक ही है कि हमें किसी तरह सिर्फ ये नहीं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराना मकसद है, ये मकसद है कि इसको गिराने के बाद जो नए इंतखाबात हों उनमें मुदाखलत ना हो और उन इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बने उसे भी वो अथॉरिटी हासिल हो जो अवाम के वोटों की जो लेजिटिमेसी जिसकी वो हासिल है, उसकी वजह से वो पाकिस्तान अगर आप नेशनल असेंबली से भी इस्तीफा देना चाह रहे हैं तो फिर आप कराची में NA 249 के लिए क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद भी मांगी है आपने? एक कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं वहां। जी देखिए, जब तक इस्तीफे नहीं हो जाते ये सियासी जद्दोजहद तमाम महाजों पर बैक वक्त लड़ी जाएगी। ये डस्का में भी लड़ी जाएगी, ये कराची में भी लड़ी जाएगी। अभी खुशाब में हमारे एक बड़े सीनियर, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, कल्लू साहब की वफात हुई है, उनके ऊपर जो बाय इलेक्शन होना है उसके ऊपर लड़ी जाएगी। ये जो सियासी जद्दोजहद है ये तमाम महाजों पर हमने बैक वक्त लड़नी है और वक्ती तौर पर अगर इख्तलाफ होता भी है तो मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ ये बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जिस चीज ने हम सबको इकट्ठा किया हुआ है वो ये है कि हुकूमत मुस्तकिल डाके मारी है। मतलब सिर्फ एक इस हफ्ते में वैक्सीन का बहुत बड़ा इशू रेज हुआ है कि इन्होंने वक्त पर नहीं मंगवाई और पूरे पाकिस्तान में जितनी बड़ी स्केल पे होनी चाहिए थी वो नहीं किया। इन्होंने बिजली की कीमतें जो हैं वो 36% बढ़ा दी हैं, गैस की कीमतें ये 220% बढ़ाने जा रहे हैं, कश्मीर का मामला जो है फिर उठ खड़ा हुआ है। ये सारे मामला जो हैं ये भी ऑपोजिशन को इकट्ठा रखेंगे, क्योंकि हुकूमत अवाम की जेबों में आ रही है कि हमारे पास मौका बहुत अच्छा है कि हम इस हुकूमत को गिराकर एक नया जो
کانسٹیٹیوشنل چیپٹر ہے وہ کھول سکیں. بہت بہت شکریہ مہمانوں کو، انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.